हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट किया जाए, है ना। तो एक बार फिर से देखेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, फिर इसके बाद में आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है? जैसे आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा वैल्यू ऑफ आयोटा इज √-1। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। सो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर z आपने रिप्रेजेंट किया है z से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दो वर्टिकल लाइन के बीच में z को लिखना है। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया है, उसको नोटेशन कुछ दिया ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पढ़ना कैसे है? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b मॉड्यूलस ऑफ z, और डिफाइन कैसे किया है? दिस इज इक्वल्स टू रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बात खत्म। सो दिस इज व्हाट मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? तो आप लोगों को पता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एरगेंस डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसके लिए आपके पास है रियल लाइन एंड इमेजिनरी लाइन, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस है। तो a और b तो रियल नंबर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर a है हमारा और यहाँ पर b है, तो a से ऊपर जाएंगे, b से राइट में जाएंगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला दैट पॉइंट रिप्रेजेंट्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। तो ये है आपका a प्लस आयोटा b। अब अगर आप देखेंगे सो इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट, दैट इज a, दिस इज योर a डिस्टेंस है, और इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज y कोऑर्डिनेट व्हिच इज नथिंग बट b। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को और o को ज्वाइन करते हो, यहां से मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो बेटा ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है b, तो ये क्या है डिस्टेंस? दिस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये डिस्टेंस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसका मतलब मॉड्यूलस क्या होता है ज्योमेट्रिकली? मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। समझ रहे हो? ये जैसे अभी a प्लस आयोटा b ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको प्लेन के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ आर्गेन्स डायग्राम। तो मैं क्या करूंगा, ये मान लीजिए मेरा -1 है, ये -2 है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से ऑर्डर पेयर से बना है? -2, 3। सो -2 मतलब x एक्सिस, रियल एक्सिस के ऊपर -2 एंड 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -2 से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और 3 y एक्सिस के ऊपर मान लीजिए ये 3 है, ये 1 2 एंड 3 ऐसे। सो ये 3, तो ये पॉइंट है हमारा -2 + 3 आयोटा वाला। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नाउ इफ वी फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस पॉइंट दैट इज -2 + 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉड्यूलस फाइंड आउट करना चाहूंगा तो कैसे आएगा बेटा इसका मॉड्यूलस? इसका मॉड्यूलस आएगा a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो क्या मिल रहा है आपको? 4 + 9 दैट इज √13। सो ये जो √13 वैल्यू है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ -2 + 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉड्यूलस है। तो बेसिकली मॉड्यूलस है क्या? तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, इस ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस √13 है। कैसे √13 है देखिए आप खुद। अब अगर आप देखेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा है? -2। सो इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बोल रहे इसलिए 2 बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 3 है, तो ये तो 90 डिग्री है। तो अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रूट के अंदर 2 स्क्वायर मतलब 4 + 3 स्क्वायर मतलब 9 दैट इज √13।
और हमारा मॉड्यूलस क्या आया था दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का? हमारा मॉड्यूलस आया था मॉड्यूलस आया था √30। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं तो इसका मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन में, उस पॉइंट का ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस बता रहे हैं, मॉड्यूलस बता रहे हैं। मतलब जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -2 + 3 आयोटा का अगर मैं बोलता हूँ मॉड्यूलस है √13, तो √13 इज नथिंग बट व्हाट? √13 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से। ये नंबर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा? तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पहली चीज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक और चीज है हमारे पास, और वो क्या है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका क्या मीनिंग होता है ये देखेंगे। ठीक है, सो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये हम लोग अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया है और आपको अगर कहा जाता है कि फाइंड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, और ये फॉर्मूला आया कैसे वो फिर देखते हैं। देखो होता क्या है बेटा कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + iota b, सही है? सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय थीटा, एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जाता है? tan इनवर्स ऑफ y/x। मतलब क्या हुआ? दैट इज थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन नंबर, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज b/a। y/x क्यों लिखा मैंने? b/a, क्योंकि हमारा नंबर a + iota है। सो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ b/a। सो ये है आपका एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। तो आपको यहां पर समझना है कि जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो आप tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, इसलिए आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये tan इनवर्स क्या है। तो tan इनवर्स कुछ नहीं बेटा, जैसे tan रेशो होता था ना, जैसे मान लीजिए आप tan 30 का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू क्या आता है? कुछ ना कुछ आता है। tan 30 का वैल्यू क्या आएगा? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि tan 30 का वैल्यू क्या है, तो आपने उसका वैल्यू बता दिया क्योंकि आपको पता है। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका, ऐसा कौन सा एंगल है थीटा जिसका वैल्यू 1/√3 आता है, अगर मुझे ऐसे पूछना है ऐसा कौन सा एंगल है जिसके tan रेशो का वैल्यू 1/√3 आता है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? अब मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि tan के अंदर कौन सा एंगल डालूं जिससे मुझे ये वैल्यू मिलेगा। तो इसी चीज को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? tan इनवर्स ऑफ 1/√3। मतलब जैसे हम ट्रांसपोजिशन में बोलते हैं ना, देखो ऐसे बोलना गलत है लेकिन हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए। tan लेफ्ट में था, राइट में चला गया तो इनवर्स बन गया। तो बेसिकली tan जब आप लगाते हो तो किसी एंगल को लगाते हो, tan मतलब है कि tan ऑफ सम एंगल आप लेते हो तो आपको रियल नंबर एज आउटपुट मिलता है, रियल नंबर वैल्यू मिलता है। लेकिन tan इनवर्स के अंदर होता रियल नंबर है जिसके आपको एंगल एज आउटपुट मिलता है, उसका आंसर एंगल मिलता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपको पूछूं कि sin इनवर्स ऑफ 1/2, तो मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन का वैल्यू 1/2 आता है। तो इसका मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/2, ये ऐसे होता है। ठीक है ना?
तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ साइन लगाते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स बन जाता है 1/2। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इधर साइन रेशो है, तो साइन का कौन सा एंगल 1/2 वैल्यू देते हैं वो हम लोग लिखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। सो थीटा का वैल्यू मिल गया 30। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको tan इनवर्स जब भी दिखेगा तो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, तो आपको करना क्या है, ऐसा मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। आपको ये क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको tan इनवर्स ऑफ सब नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कौन से एंगल के लिए tan रेशो का वैल्यू b बाय a आता है, ये आपको निकालना होता है। तो एग्जांपल में हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि ये जो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट डिफाइन किया, इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप अर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में अर्गेंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हुआ a, 0 और ये पॉइंट है 0, b। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब है आपका मॉडुलस ऑफ z, दैट इज आर्गुमेंट। तो थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड होता है ये जो डिस्टेंस है ना आपका नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेशन है, समझ रहे हो। ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना थीटा, तो ये होता है थीटा कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन जो है, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन कितना हुआ है, ये फाइंड आउट करने का मतलब होता है फाइंडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर है, तो इस ओरिजिन से आप इसको ज्वाइन करो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, बस प्लेन में आप उसको ज्योमेट्री की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। ये अलजेब्रिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द ज्योमेट्रिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रा में आप a प्लस आयोटा b बोलते हो, इसी को, यही एक पॉइंट होता है ज्योमेट्री के अंदर, ये जो a प्लस आयोटा b है, ये ज्योमेट्री में एक पॉइंट होता है। तो अब अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, तो मैं बोलता हूँ इसको c प्लस आयोटा d, चलिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको निकालना है थीटा, दैट इज एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट बोलो। सो ये कैसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से रोटेशन देखेंगे कितने डिग्री का हुआ है, तो ये जितने भी डिग्री का रोटेशन है, तो ये बन जाएगा आपका थीटा। तो ये थीटा निकालने के लिए इन लोगों ने tan का यूज किया है। वो भी कैसे यूज किया देखो आप, अब यार थोड़ी देर के लिए अगर आप देखेंगे, तो अगर ये नंबर a प्लस आयोटा b है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज b, ये डिस्टेंस कितना हुआ a होता है, दिख रहा है यहाँ पर इस पॉइंट का a, और ये क्या है बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ भी मानते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो tan थीटा क्या बनेगा आपका, tan थीटा है आपका b बाय a। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज b बाय a। सो थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब ये tan थीटा का वैल्यू ये आया था, अब tan इनवर्स क्यों लिया है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन आपको थीटा निकालना है, तो ये जो tan है, ये tan हटाना है यहाँ से, कैसे हटाया जाएगा, तो दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे, ठीक है ना, tan इनवर्स, तो tan और tan इनवर्स हट जाता है, तो बचता है लेफ्ट में थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ b बाय a। तो आप अगर चाहते हो तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ना यूज करते हुए आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a। सो थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो आप इसको भी ध्यान में रखो अगर आपको इनवर्स वाला चीज सही नहीं लग रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है अभी 2 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बेटा मुझे इसका, ये इसको मैं z से डिनोट करता हूँ, तो मुझे इसका मॉडुलस निकालना हो, तो मैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर करूंगा, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3, तो ये आपको मिलेगा रूट 7। तो मॉडुलस से मिलेगा, आप, मेरा इंटरेस्ट है आर्गुमेंट ऑफ z निकालने में, तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इसको आप arg ऑफ z ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आर्गुमेंट ऑफ z
और आप इसको रिप्रेजेंट करो थीटा से, तो ये क्या है, ये क्या है, सो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, थीटा होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अब आप या तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a लिखो या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर आपको ये इनवर्स वाला फंडा नहीं पसंद आता है तो इसको रहने देती है। अभी tan, मुझे तो थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला था हमारे पास यही, आर्गुमेंट या फिर थीटा निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू b बाई a। b का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, दैट इज √3, और 2 का मतलब क्या, a का मतलब क्या है, रियल पार्ट, दैट इज 2। अब देखो कि लेफ्ट में आपके पास tan है, tan रेशियो है, और राइट में आपके पास एक रियल नंबर है। तो tan के कौन से एंगल का वैल्यू आपको ये मिलता है, दैट इज √3/2। तो मिलता है किसी का, स्टैंडर्ड एंगल है कोई, नहीं है ना, नहीं है। तो अब अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एंगल हमें पता नहीं है कि जिसके tan का वैल्यू ये है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर सिंपल याद रखो यार, क्या करना है आपको, देखो आपको थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan का कोई काम नहीं, तो सीधा tan को इधर लेके आओ, तो tan इधर आएगा तो tan का बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3/2। ऐसे नहीं होता, ये इधर आना उधर जाना ऐसे नहीं होता, मैं ध्यान में आने के लिए समझ रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल मैथमेटिकली बोलना है, लीगली बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो आप सीधा दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3/2। अब बेसिकली ये एक एंगल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो रोटेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। एम्पलीट्यूड क्या होता है, रोटेशन ऑफ दिस आर्गुमेंट, सॉरी मॉड्यूलस फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं है कि वो एंगल क्या है थीटा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता तो हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगा क्या, हर बार नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें पता नहीं, तो हमने यहीं पर आंसर खत्म कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हुआ मतलब किसका, आर्गुमेंट एंड और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इसके ऊपर डिपेंडेंट हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए, इससे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जब हमने देखा कि एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग देख रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड हम लोग क्या करते हैं, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ देते हो तो आपको मॉड्यूलस मिलता है, दैट इज डिस्टेंस मिलता है। अब उस डिस्टेंस का आप रोटेशन देखते हो एक्स एक्सिस से, तो आप अगर देखेंगे तो आपके एम्पलीट्यूड किस किस तरीके से हो, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब एक एंगल है। अब वो कौन सा एंगल है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि वेरिएशंस कितने आ सकते हैं, आपका एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका पॉइंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कई बार भी हो सकता है। अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस बोलने से अच्छा इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। सो ये रियल एक्सिस है और ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव रियल एक्सिस, और ये नेगेटिव रियल एक्सिस, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आपका पॉइंट जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा प्योरली रियल नंबर है, तो वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर खुद एक्स एक्सिस पर है तो या फिर रियल एक्सिस पर है, तो इसका रोटेशन देखो, इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है, तो इसका खुद के साथ में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। सो इसका एम्पलीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं इसको z बोलता हूँ, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0 डिग्री। समझ में आ रही बात।
अब अगर मान लीजिए आपका जो पॉइंट है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी होता है तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा और उसका जो रोटेशन रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो जो इस पॉइंट को मैं Z1 बोलता हूँ। सो इस Z1 का अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है तो दैट आर्गुमेंट इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ, ठीक है, इस आर्गुमेंट में थीटा बोलता हूँ, तो ये थीटा कहां से कहां लाई करेगा, ये थीटा 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? आर्गुमेंट ऑफ Z1 मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 से 90 के बीच में होगा। तीसरी बात, अगर आपका पॉइंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, यहां पर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं Z3 बोलता हूँ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन क्या रहेगा बेटा, इसका रोटेशन रहेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला, दैट इज 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री। सो आर्गुमेंट ऑफ Z2, सॉरी इसको Z2 बोल सकते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना रहेगा, π/2। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आप मॉड्यूलस देखेंगे तो ये लेंथ है और इसका रोटेशन देखेंगे तो 90 डिग्री का है। अब अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कहीं पर, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको रोटेशन कौन सा देखना है, ये वाला देखना है। मान लेते हैं आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, इसको Z3 से जोड़ दिया, तो Z3 का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 थीटा अगर लेंगे सो दैट विल लाई बिटवीन π एंड π/2। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट 90 से लेकर तो 180 के बीच में रहेगा। समझ रहे हो बात को? चलिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस पर है, दैट इज Z4, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा रोटेशन π। सो आर्गुमेंट ऑफ Z4 कितना रहेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z4 है π, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री। अब बेटा अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर है, दैट इज इसको बोलेंगे हम Z5, सो इसका अगर आप रोटेशन देखेंगे तो ये रोटेशन रहेगा, दिस इज आर्गुमेंट। सो ये क्या कहां पर रहेगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z5, आर्गुमेंट ऑफ Z5 लाई करेगा π to 3π/2, ठीक है ना, मतलब 180 से 270 के बीच में कहीं पर भी इसका 180 और 270 के बीच का कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका एम्पलीट्यूड होगा। फिर अगर आपका पॉइंट नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, मान लीजिए ये है Z6, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, बिल्कुल 270 डिग्री, ठीक है ना, 270 डिग्री। तो आर्गुमेंट ऑफ Z6 कितना रहेगा, 270 डिग्री, और 270 को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, 3π/2, ठीक है। अब लास्ट, अगर आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर आता है, ठीक है, मतलब आपका नंबर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें Z से बोलता हूँ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड विल लाई बिटवीन 3π/2 एंड 2π, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड दैट इज थीटा will not exceed 2π and that can be less than or equal to 0। सो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका एम्पलीट्यूड 0 है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2π से छोटा ही रहेगा हमेशा के लिए, 2π से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 2π के इक्वल होगा, 2π से छोटा ही होगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम एम्पलीट्यूड के बारे में। तो ये थी बेटा एम्पलीट्यूड की सारी पॉसिबिलिटीज की, कोई भी कॉम्प्लेक्स, अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देने दो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड इन एंगल्स में से दूसरा कोई नहीं होगा, मतलब या तो इस रेंज में आएगा या फिर इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप और एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आपका पॉइंट रियल एक्सिस पर होता है तब आपका एम्पलीट्यूड या तो 0 डिग्री का है होगा या फिर 180 डिग्री का होगा, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका एम्पलीट्यूड या तो 90 डिग्री होगा या फिर 270 डिग्री, यहां पर देख सकते हो आप। आर्गुमेंट ऑफ Z2 मतलब अगर आपका इमेजिनरी एक्सिस पर है, यहां पर लिख देता हूं मैं,
अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, और ये कैसे पहचानेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो उसका रियल पार्ट जीरो होता है बेटा। वह जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ 2 आयोटा दिया है, अब 2 आयोटा का एम्पलीट्यूड आप सीधा सीधा लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ 2 आयोटा क्या लिखेंगे आप, π/2। और अगर आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा पूछते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 3π/2, क्योंकि 2 आयोटा का मतलब क्या होता है 0,2, ये पॉइंट कहाँ पर है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो रोटेशन कितना होगा 90 डिग्री का। और -2 आयोटा का मतलब क्या होगा 0 - 2, मतलब यहाँ पर, तो रोटेशन कितना होगा 270 डिग्री का। तो याद रखना इस चीज को। तो जब भी आपका नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर होगा तब आपका एम्पलीट्यूड या तो π/2 या फिर एग्जैक्टली 3π/2 होगा। कहाँ पर गया 3π/2? अच्छा, ये यहाँ पर 3π/2 इमेजिनरी एक्सिस वाला, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z7 होगा 3π/2 से लेकर तो 2π तक, ठीक है। सो आप पॉज करके ये सारी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो। मैं अभी एक्सरसाइज के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो कैसे फाइंड आउट करें अभी, हमें क्या निकालना है, मॉडुलस है ना एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया जाए 7 - 5 आयोटा। सो सबसे पहले तो हम इसको डिनोट करेंगे, लेट ZB = 7 - 5 आयोटा। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग विथ A + आयोटा B, तो A = 7, B = -7। जरूरी नहीं कि आप ये कंपैरिजन लिखे, ठीक है ना। सो A = 7, B = -5 है। तो आपको क्या निकालना बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने Z से डिनोट किया, इसलिए अभी आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z लिख सकते हो। सो दो वर्टिकल लाइन के बीच में Z का मतलब मॉडुलस ऑफ Z। तो फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज A² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज B²। सो स्क्वायर रूट के अंदर A का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब 25। तो ये कितना बन रहा है, 40 + 20 69, 74। सो मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 74। अब हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। सो आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z इज क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ, पढ़ेंगे कैसे, tan इनवर्स ऑफ B/A। B/A का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। सो tan इनवर्स ऑफ B कितना है बेटा, -5 है, समझ रहे हो बात को, -5 है। और A कितना है, 7 है। सो एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, जैसे हम लोगों ने tan ऑफ -θ का फॉर्मूला याद रखा है, tan ऑफ नेगेटिव एंगल -tan θ होता है, उसी प्रकार से बेटा tan इनवर्स ऑफ -θ होता है -tan इनवर्स ऑफ θ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो इस फॉर्मूले की बदौलत हम लोग आर्गुमेंट लिख सकते हैं -tan इनवर्स ऑफ 5/7, क्योंकि 5/7 किसी भी स्टैंडर्ड एंगल का tan रेशो नहीं है। मतलब tan रेशो, tan 30 का, tan 45, tan 60 का, इनका वैल्यू हमें पता है। तो किसी भी स्टैंडर्ड एंगल का टेंजेंट रेशो जो है वो 5/7 नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको एज इट इज रहने देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या है, -tan इनवर्स ऑफ 5/7, ठीक है। तो ये था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालना। चलिए, मैं बाकी बचे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, आप लोग पॉज करके लिखते जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर √3 + √2 आयोटा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू √3 मिलेगा, B का वैल्यू √2 है। सो मॉड्यूलस, लेट, हम सबसे पहले तो इसको लेट ZB = देखो नोटेशन क्यों लिखना है, वैसे तो ये आपको बोर्ड के लिए लिखना ही नहीं है, तो आप अगर सिर्फ सॉल्यूशन बना सकते हो तो भी बात खत्म है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस नंबर को Z से डिनोट कर रहे हैं ताकि हम लोग फिर सीधा Z से काम ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z। अब फॉर्मूला क्या है, A² + B²। सो A का वैल्यू क्या है, √3 प्लस B का वैल्यू क्या है, √2। सो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट हटा, तो बचा क्या 3 + 2। सो वैल्यू क्या आएगा, √5। सो मॉडुलस का वैल्यू आया है √5। और आर्गुमेंट क्या मिलेगा आपको, आर्गुमेंट ऑफ Z क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z है tan इनवर्स ऑफ B/A। सो B क्या है आपके पास, B है आपके पास √2/√3, ठीक है।
सो आर्गुमेंट का वैल्यू आपको मिलेगा tan, ये दिस इज द फाइनल, आपको कोई एंगल नहीं मिलने वाला क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने, एंगल नहीं मिलने वाला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने मॉड्यूलस निकाला, आर्गुमेंट। तो सेम वे से सभी एग्जांपल सॉल्व करने बेटा। चलिए फास्ट में अभी हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है -8 + 15 आयोटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे z, लेट दिस बी z। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो -8 का स्क्वायर बनता है 64 और 15 का स्क्वायर है 225। सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 220 + 60 280, तो ये बन जाएगा 289। सो 289 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। सो मॉड्यूलस ऑफ z आपको मिल गया 17। अब हम लोग निकालने वाले आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ z इज नथिंग बट व्हाट, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। सो यहाँ पर b क्या है आपका, हमारा b है 15 और a क्या है हमारा -8। तो ये भी तो वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है। तो आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -15/8। तो आप इसको लिख सकते हो -tan इनवर्स ऑफ 15/8। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट z बी इक्वल्स टू -3 × 1 - आयोटा। सबसे पहले तो इसको ढंग से लिखा जाए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के। सो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 - +3 आयोटा। तो a का वैल्यू क्या है -3, b का वैल्यू क्या है 3। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या बनेगा, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है 9 + 9 दैट इज 18। सो रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 9 × रूट 2। सो रूट 9 मतलब 3 रूट 2। सो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आया है 3 रूट 2। और अभी हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट दैट इज थीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब b क्या है बेटा आपका 3 बाय a क्या है आपका -3। ठीक है, सो 3 - 3/3 क्या आता है -1। अब tan इनवर्स ऑफ -1 है बेटा, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ -1 है तो 1, अभी इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। आर्गुमेंट ऑफ z तक आप पहुंचे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ -1 मिला है मुझे, ठीक है। तो माइनस को एज इट इज रखते हैं। 1 जो है tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो मैं tan इनवर्स ऑफ -1 को क्या लिख सकता हूँ, tan π/4। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, ये नेगेटिव हटाना है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है। अब इसके लिए मेरे पास ये -tan माइनस साइन हटना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर माइनस साइन हटना चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखना होगा बेटा, कौन सा था ये, 4th वाला था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली उसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। मतलब ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमें एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का ही ढूंढना होगा। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि -tan थीटा है। यहां पर देखिए आपको फॉर्मूला पता है अलग एंगल का, कौन सा फॉर्मूला, देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हो tan ऑफ पाई प्लस थीटा। सॉरी हमारे पास -tan थीटा है ना, सो -tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा और tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा। दूसरा हम -tan थीटा को tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है। तो 4th क्वाड्रेंट में भी आपका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो आप समझ रहे हो, मैं अगर tan π/4 की जगह पर मैं tan ऑफ पाई माइनस π/4 भी लिख सकता हूँ, tan ऑफ 2 पाई माइनस π/4 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों में से कौन सा फिर एम्पलीट्यूड सही रहेगा,
बात समझ रहे हो ना? मतलब कहना ये है कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है और tan जो रेशो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो ये पता कैसे चलेगा कि आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है? तो ये पता चलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखकर। यहाँ पर देखिए रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट नेगेटिव मतलब रियल एक्सिस पर नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव मतलब ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे होता रियल पार्ट पॉजिटिव होता और ये अगर नेगेटिव होता तो रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब ये और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव मतलब ये, इसका मतलब आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता। तो उस हिसाब से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये वाला। तो ये तो आपको सोचना देखकर करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो मुझे माइनस tan पाई बाय 4 चाहिए, तो माइनस tan पाई बाय 4 के लिए मैं यूज करूंगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। तो पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो मैं कौन सा यूज करता 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो इससे नेगेटिव साइन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि tan ऑफ पाई माइनस थीटा को ही माइनस tan थीटा लिखा जाता है। तो इसके जगह पर मैंने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करके इसको रिप्लेस किया। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए और बचा क्या पाई माइनस पाई बाय 4 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाय 4। तो बेटा आपका आर्गुमेंट आया, आर्गुमेंट ऑफ z बन गया 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 मतलब कितने डिग्री का एंगल? 135 डिग्री का एंगल है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है चीजों को। ठीक है बेटा, देखो मॉड्यूलस में तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात है एम्पलीट्यूड के अंदर। एम्पलीट्यूड बिल्कुल गलत हो सकता है अगर आप लोग ये चीज को नहीं समझ पाए तो। ठीक है, हाँ, अगर जहां पर अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलता है वैल्यू, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मिला इसलिए इतना सोचना पड़ा। इसके पहले के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सोचते नहीं थे, सीधा tan इनवर्स के फॉर्म में ही एम्पलीट्यूड लिख देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको हटा रहा हूं मैं। सो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5th है ना, 5th है। सो लेट z be equals to -4 आयोटा। अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस तो आसान है, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा बेटा 16 + 16 दैट इज 32 √32। सो √32 को आप लिख सकते हो 16 × 2 दैट इज √16 × √2। सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स √2। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ z बन गया 4 टाइम्स √2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, सो b बाय a क्या -4 बाय -4। ठीक है, सो ये कैंसिल हो गया और बचा क्या आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1। अभी आपको लग सकता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू है पाई बाय 4। मतलब है कि ऐसा कौन सा, देखो आप यहाँ पर देखिए 1 को क्या लिख सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू बाहर tan इनवर्स है। ठीक है, तो 1 को आपने लिखा tan पाई बाय 4 क्योंकि आपको पता है tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है। लेकिन सिर्फ tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है क्या? किसी और का नहीं है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो tan पॉजिटिव होता है ना। तो आप अगर देखेंगे बेटा तो यहां पर आपको देखना है कि दोनों भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 लिखे, ये कैंसिल करके एम्पलीट्यूड पाई बाय 4 लिख दो तो मैं गलत हो गया क्योंकि फिर मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सो tan पाई बाय 4 को फिर आपको लिखना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते हो tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये इस एंगल का वैल्यू भी 1 आता है, tan ऑफ पाई बाय 4 भी 1 आता है एंड tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4 भी 1 आता है। कैसे? देखिए tan ऑफ पाई रेशो आया मतलब पाई एंगल है मतलब रेशो चेंज नहीं होगा। सो tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या बनेगा tan थीटा, पहली बात। अब पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में tan पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब tan पाई बाय 4 को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका वैल्यू भी 1 आता है, tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 का भी वैल्यू 1 आता है। सो अब ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, इसका एडिशन करो, इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई
बाय 4। ठीक है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, बचा गया 5 पाई बाय 4। तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन नंबर इज 5 पाई बाय 4। बस यही बात यहाँ पर समझनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालते समय यही गलती हो जाती है बच्चों से, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकाला जा रहा है। यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि वाई एम्पलीट्यूड इज नॉट पाई बाय 4, तो आपको ध्यान देना है कि अगर पाई बाय 4 एम्पलीट्यूड होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी नेगेटिव है, मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5 का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मैं जानबूझकर सभी एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए बाद में, है ना, इस कॉन्सेप्ट में। सो 6 लेट z बी इक्वल्स टू, z क्या है आपका √3 माइनस आयोटा। सो a बन गया आपका √3 और b बन गया -1। कंपेयर करो इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ में, तो या फिर a प्लस b आयोटा बोलो जो बोलेंगे, तो a का वैल्यू है √3, b का वैल्यू है -1। अब आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z, तो मॉड्यूलस ऑफ z बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट हट गया, सो बचा गया 3 और इसका स्क्वायर आएगा 1, तो आएगा 2। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज 2। अब आपको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। सो b कहाँ है आपका, b क्या है, तो tan इनवर्स ऑफ b है आपका -1 और a है आपका √3। ठीक है, अब फिर से वही वाला बात, tan इनवर्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 1/√3 tan के कौन से एंगल का वैल्यू होता है, 1/√3 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 1/3, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, है ना। सो tan इनवर्स ऑफ, सॉरी हम 1/√3 को लिख रहे हैं, सो 1/√3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं π/6। ठीक है ना, सो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को मैंने लिखा tan π/6। ठीक है बेटा, tan इनवर्स एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, सिर्फ मैंने 1/√3 की जगह पर क्या लिखा tan π/6 मतलब tan 30, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है। अब फिर से हमारी नजर जानी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कहां पर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये साइन है रियल पार्ट का, सेकंड साइन होता है इमेजिनरी पार्ट का। ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल इमेजिनरी, और यहाँ पर रियल और इमेजिनरी। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। तो आपका पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री तो हम इसका वैल्यू लिख नहीं सकते। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिखूंगा tan ऑफ 2π माइनस π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2π मतलब 360 माइनस π/6। देखो 2π है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो tan ऑफ 2π माइनस 6 tan π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, सो नेगेटिव, मतलब इसको रिप्लेस किया जाएगा इस फॉर्मूले से। अलाइड एंगल याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2π माइनस π/6। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 × 2 12π माइनस 1 × π डिवाइडेड बाय 6। तो आपको क्या मिलेगा 12π माइनस π दैट इज 11π/6। सो आपका आर्गुमेंट या फिर आप बोलो एम्पलीट्यूड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का है 11π/6। ठीक है बेटा, सो 11π/6 मतलब कितने डिग्री का एंगल, 330 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो पॉज करके लिखेंगे आप लोग। मैं नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाइम एक बार देख लेता हूँ मैं, है अभी भी क्वेश्चन, इसको तो खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली रियल नंबर, मतलब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट गायब है। अब बस आपको देखना है कि रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव होता तो इधर होता, तो नेगेटिव होता तो एम्पलीट्यूड 180 डिग्री का होता, पॉजिटिव इसलिए 0 डिग्री का। चलिए देखिए आप खुद, इसका मॉड्यूलस ये 0 आयोटा है, तो मॉड्यूलस कैसे निकाला जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 9 + 0 विच इज नथिंग बट √9, तो वैल्यू आएगा 3। और आप निकाल रहे हो आर्गुमेंट ऑफ z,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ b by a दैट इज 0/3, सो tan इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0। अब यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं, अगर ये सिर्फ -3 होता, अगर मान लीजिए ये नंबर -3 होता तो आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स ऑफ 0 है, लेकिन फिर आप इसको क्या लिखते, tan 0 लिखते, फिर उसको आप लिखते tan ऑफ पाई माइनस 0, है ना, तो इसका वैल्यू पाई आता। तो बेसिकली जब भी प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो आप डायरेक्टली आर्गुमेंट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है तो ये नेगेटिव होता है रियल नंबर, तो आर्गुमेंट पाई होता दैट इज 180 डिग्री, यहाँ पर ये पॉजिटिव इसलिए ये 0 डिग्री है। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 के अंदर 8th में आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा बेटा, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर 1 और यहाँ पर भी 1, तो रूट 2 आया मॉड्यूलस। अब इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या आएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/1 b by a, सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1। सो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1 को आप लिखेंगे tan π/4। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही सही है, तो π/4 इज द राइट। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th को अगर आप देखेंगे तो लेट z बी इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। सो हमें मॉड्यूलस चाहिए, सो मॉड्यूलस ऑफ z इज रूट के अंदर 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 दैट इज 2। अब हमें निकालना आर्गुमेंट ऑफ z, सो आर्गुमेंट ऑफ z इज tan इनवर्स ऑफ b by a दैट इज रूट 3/1, सो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 किसका वैल्यू है, tan 60 का दैट इज π/3 का वैल्यू है, लेकिन देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव है, तो सही है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो वैल्यू आएगा, आर्गुमेंट आएगा π/3। लास्ट 10th वाला, 10th को हमें पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 10th को हम लोग सिंपलीफाई करते हैं, लेट z बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इनटू 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर को स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इनटू 1 माइनस आयोटा, सो 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 एंड 1 माइनस आयोटा, सो आपको यहाँ पर मिलेगा 4 आयोटा माइनस 3 1 माइनस आयोटा। सो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा माइनस 4 टाइम्स आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सो 4 आयोटा एंड 3 आयोटा विल बिकम 7 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर मतलब होता है -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और ये -3, सो बेसिकली आपको मिल रहा है 4 माइनस 3 1 प्लस 7 आयोटा। तो ये आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी आपको इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना, मतलब इसका निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ z आपको मिलेगा रूट के अंदर 1 प्लस 49 दैट इज रूट 50, जिसको आप लिख सकते हो रूट 25 इंटू 2 दैट इज रूट 25 इंटू रूट 2, सो विच इज नथिंग बट 5 रूट 2। सो ये है आपका मॉड्यूलस, और आपको निकालना आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ b by a, सो दैट इज 7/1। सो ये 7 के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो आर्ग्यूमेंट आपका tan इनवर्स ऑफ 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म किया है, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे का कॉन्सेप्ट, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा जाएगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, और फिर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।